नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो नगर पालिका परिषद हरबरपुर देहरादून द्वारा बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संपत्ति कर स्वनिर्धारण प्रपत्र को कैसे भरा जाना है। नगर पालिका हरबरपुर द्वारा आपको एक संपत्ति कर प्रपत्र दिया गया है। अगर आपको यह प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो आप इसे नगर पालिका हरबरपुर से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रपत्र को कैसे भरा जाना है। जो प्रपत्र आपको दिया गया है, इसके फ्रंट पेज के ऊपर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी रहेगी, जैसे संपत्ति स्वामी का नाम, उसके पिता पति का नाम, संपत्ति भवन का पुराना नंबर एवं उसका नया नंबर, वार्ड की संख्या व वार्ड नाम। प्रपत्र के प्रथम पेज का पार्ट क, जिसके अंदर आपको स्वामी अध्यासी का विवरण देना है। इसमें अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो इसमें संपत्ति भवन का पुराना नंबर आएगा। उसके बाद संपत्ति भवन का नया नंबर आएगा। जो पुराना नंबर है आप नगर पालिका से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कूड़े की पर्ची कटवा रहे हैं या आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं तो कूड़े की पर्ची और प्रॉपर्टी टैक्स की पर्ची के ऊपर भी आप ये पुराना नंबर देख सकते हैं। नए नंबर के लिए आपके घर के बाहर एक QR कोड बेस्ड नंबर प्लेट लगाई जा रही है। आप अपने प्रॉपर्टी का नया नंबर वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद आएगा स्वामी अध्यासी का नाम। ये नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम आपको लिखना रहेगा। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट पर आएगा मकान, भवन, भूखंड संख्या और अवस्थी का पता। इसमें आपको अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है, वो किस वार्ड में, किस कॉलोनी में, किस मोहल्ले में स्थित है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट पर आएगा स्वामी अध्यासी का अस्थायी पता। यहाँ पे आपको उसका कोरस्पोंडिंग, जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनके कोरस्पोंडिंग एड्रेस यहाँ पे डालना रहेगा। 6 नंबर पॉइंट की बात करें, यहाँ पे स्वामी अध्यासी का स्थायी पता आपको देना रहेगा। 7 नंबर पॉइंट पर आपको स्वामी अध्यासी की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है। यह जो मोबाइल नंबर है वह अनिवार्य है। इस मोबाइल नंबर का प्रयोग आप नगर पालिका की सभी सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। सर्विसेज जैसे कि कूड़े से रिलेटेड, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से रिलेटेड जानकारी आप इस मोबाइल नंबर से ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए देख सकते हैं। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट पर, निर्मित भवन का प्रकार। पॉइंट नंबर 1, गैर वाणिज्यिक आवासीय भवन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी आवासीय भवन है और उसकी छत RCC की बनी हुई है तो आप लेंटर पोस्ट के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके आवासीय भवन की छत के ऊपर टीन शेड डली हुई है तो आप टीन पोस्ट के ऊपर टिक करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है वाणिज्यिक भवन। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट मिले हैं। पहला नंबर पॉइंट है दुकान, रेस्टोरेंट, कार्यालय। अगर आपके कोई दुकान बनी हुई है, रेस्टोरेंट है या कोई कार्यालय तो पहले पॉइंट पर टिक करेंगे। अगर अन्य कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है तो 2 नंबर पॉइंट पर टिक करेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट आता है अकृषित भूमि संपत्ति। अगर आपका कोई खाली प्लॉट है और वो 0 से लेकर 50 मीटर तक आता है तो पहले नंबर पर टिक करेंगे, और अगर 50 मीटर से छोड़कर 350 मीटर तक आता है तो दूसरे नंबर पर टिक करेंगे। चौथा पॉइंट आता है बहुमंजिला इमारत के लिए, फ्लैट के लिए। अगर आपके जो आवासीय भवन है वो बहुमंजिला इमारत के अंदर स्थित है तो इस पॉइंट के ऊपर टिक करना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। ग, यहाँ आपको भूमि भवन का क्षेत्रफल लिखना है। जो आपको प्रॉपर्टी है उसका एरिया लिखना है और उसकी जो यूनिट रहेगी स्क्वायर मीटर में रहेगी। अगर आपको इसका एरिया स्क्वायर फीट में या किसी अन्य यूनिट में पता है तो आप वह भी लिख सकते हैं, पर उसके साथ साथ ब्रैकेट में उसकी यूनिट भी लिख दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है 120 स्क्वायर मीटर जिसका एरिया है, और 120 स्क्वायर मीटर में से 100 स्क्वायर मीटर में वह निर्मित हुआ है। उससे 100 स्क्वायर मीटर में से कुछ क्षेत्र पर आवासीय निर्माण हुआ है और कुछ क्षेत्र पर गैर आवासीय निर्माण हुआ है। मान लेते हैं उसके ऊपर 70 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसका जो निर्माण है वो आवासीय है, तो भूतल के अंदर पॉइंट नंबर 1 पे स्टार्टिंग में आवासीय निर्मित क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे 70। और जो 30 स्क्वायर मीटर मान लेते हैं उसका गैर आवासीय है, कोई दुकान बनी है 30 स्क्वायर मीटर की, तो गैर आवासीय व्यावसायिक निर्माण क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे हम 30। और जो बचा हुआ 20 स्क्वायर मीटर है, 120 में से 100 पे निर्मित है, और बचा हुआ जो 20 स्क्वायर मीटर है उसको हम पॉइंट नंबर 2 पे लिखेंगे भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो वर्ग मीटर में, तो इसके अंदर हम बस 20 वर्ग मीटर यहाँ पर हम डालेंगे।
पॉइंट नंबर 3 सिर्फ बहुमंजिला इमारत के लिए है। अगर वहाँ पे आपका कोई फ्लैट है तो आप तभी इसके ऊपर डालना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए। अब चलते हैं दूसरे पेज पर, जिसका भाग घ मुख्य बिंदु है निर्मित भवन एवं भूमि अवस्थिति होने का वितरण। जो आपकी प्रॉपर्टी है कितने मीटर की सड़क पर है, उसके अनुसार ऑप्शन पर आपको टिक करना है। अगला मुख्य बिंदु है भूमि का प्रकार। आपकी भूमि अगर निजी है तो निजी के ऊपर टिक करना है, अगर सरकारी भूमि के आप ऊपर रह रहे तो सरकारी के ऊपर टिक करना है, अगर कब्जे की ज़मीन है, किराए की ज़मीन है तो उनके ऊपर टिक करना है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है भवन निर्माण का वर्ष। यहाँ पे आपको जब आपकी जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन ईयर डालना है कि वो जो बिल्डिंग कब बनी थी, 2010 में, 2015 में, और उसके ब्रैकेट में आपको डालना है कि वो जो बिल्डिंग है कितनी वर्ष पुरानी है। अगला मुख्य बिंदु है कलेक्टर द्वारा भवन भूमि के लिए निर्धारित वर्तमान सर्कल रेट, जो रहेगा रुपये प्रति वर्ग मीटर के अंदर। यह जो सर्कल रेट है वह वाणिज्यिक भवन के लिए और गैर वाणिज्य भवन के लिए अलग अलग रहेगा, कृषि भूमि के लिए अलग रहेगा और बहुमंजिला इमारत के लिए अलग रहेगा। यह सर्कल रेट आप कलेक्ट्रेट से प्राप्त कर सकते हैं या आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टाम्प एंड रजिस्टर्ड उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। अगर हम गैर वाणिज्यिक आवासीय भवन की बात करें तो लेंटर पोस्ट के लिए और टीन पोस्ट के लिए सर्कल रेट अलग अलग है। अगर वर्तमान में सर्कल रेट की बात करें तो लेंटर पोस्ट के लिए जो रेट है वो है 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और अगर हम टीन पोस्ट की बात करें तो वो रेट रहेगा 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। सर्कल रेट के प्रति आप नगर पालिका से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला मुख्य बिंदु है राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि एवं भवन से संबंधित दस्तावेजों का वितरण। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो आपके पास अगर खाता खतौनी, रजिस्टर बेनामा, दान पत्र, रजिस्टर्ड लीज, पट्टा, वारिसाना एवं वसीयत की प्रति, जो भी आपके पास उपलब्ध दस्तावेज है उसको आपको इस प्रपत्र के साथ नगर पालिका में जमा करवाना है। और अगर आपके पास मंसूरी देहरादून प्राधिकरण द्वारा कोई भी मानचित्र है तो इसके एक प्रति आप इसके साथ प्रपत्र के साथ कृपया जमा करवाइए। आपसे अनुरोध है कि यह फार्म भरने से पहले एक बार इस फॉर्म को अच्छे से समझ लें और पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसकी जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, जानकारी है, और आप इस पे प्रपत्र में भरिएगा। जो तीसरा पेज है वो कार्यालय उपयोग हेतु ही है, इसमें आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है।